नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। मैं रणवीर सिंह राठौड़ और हम लोग पढ़ेंगे साथियों आज भारतीय इतिहास को। भारतीय इतिहास में हम लोग गुप्त काल तक पढ़ चुके हैं। अब गुप्त काल के अगला बिंदु यानी गुप्तोत्तर काल लेते हैं साथियों। गुप्तों के पतन के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया, यानी गुप्त राजवंश लगभग तकरीबन पूरे भारत के ना संपूर्ण भारत में गुप्तों का क्या था, अधिकार था। तो अब गुप्त जैसे गुप्त राजवंश का पतन हो गया, उसके बाद यहाँ पर साथियों अगर अपन चर्चा करें तो अलग अलग प्रांतों के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजवंशों का उदय हुआ। तो उसी के तहत साथियों एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश हम लेते हैं आज, जिसका नाम क्या है साथियों, गुप्तोत्तर काल के तहत पुष्यभूति राजवंश और वर्धन राजवंश। तो देखना दोस्तों, अपन यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ बेहतर तरीके से पढ़ने वाले हैं। एक एक चीज मैं आपको समझा दूंगा। इस राजवंश को शुरू करने से पहले भी कुछ अच्छी चीजें आप लोगों को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो देखिए, आते हैं अब थोड़ा सा भारत के मैप पर बात करते हैं। ठीक है, देखिए साथियों क्या है कि बड़ा बड़ा ये मैप है, ये भी आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। आप भी ऐसा कार्य करोगे, वर्क करोगे। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक स्थान मैंने लिख दिया है हरियाणा। अच्छा, ये हरियाणा का क्षेत्र है, वर्तमान में हरियाणा का क्षेत्र। और यहाँ पर एक स्थान था जिसका नाम था थानेश्वर। क्या नाम था? थानेश्वर। इसी थानेश्वर नामक स्थान पर जिस वंश का शासन था आरंभ में, वो था पुष्यभूति वंश। हम इसी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ बराबर और कौन कौन से राजवंश कहाँ कहाँ थे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमारी बहुत काम आने वाले हैं। देखिए ये क्षेत्र है, यानी कि अपन यूपी, थोड़ा सा उधर बिहार का क्षेत्र, तो यूपी यानी कन्नौज, यूपी में यहाँ है कन्नौज। तो कन्नौज का जो है ना क्षेत्र है, ये साथियों इस समय यानी कि जब अपन बात कर रहे हैं किसकी, 6ठी शताब्दी की, थोड़ा सा इधर आकर देख लीजिए, यानी गुप्त वंश के पतन के बाद 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में पुष्यभूति राजवंश की क्या हुई साथियों, स्थापना हुई। ठीक है, गुप्त राजवंश के, गौर करके सुन लीजिए, यहाँ पर गुप्त राजवंश के पतन के बाद 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व पुष्यभूति राजवंश की क्या हुई साथियों, स्थापना हुई। ठीक है, संस्थापक का नाम क्या है, पुष्यभूति है। राजधानी कौन सी है साथियों, थानेश्वर। और थानेश्वर कहाँ पर है, वर्तमान हरियाणा है ना, अब भी है, तो ये ध्यान रख लेना। अब अपन यहाँ आगे ये बात करूंगा उससे पहले कि प्रथम शक्तिशाली शासक इस वंश का कौन है, प्रभाकर वर्धन है। कौन है साथियों, प्रभाकर वर्धन है। और यानी जानकारी के स्रोत पढ़े उससे पहले हमें ये पढ़ना जरूरी है कि यहाँ पर मैंने अभी भी बताया कि हरियाणा का जो क्षेत्र है थानेश्वर, यहाँ पर पुष्यभूति राजवंश की ये प्रारंभिक क्या थी, राजधानी थी। यहीं पर इस वंश का क्या हुआ, उद्भव हुआ। ठीक है, अब दूसरी बात देखिए, यानी इधर मैंने आपको बताया कन्नौज है, ये यूपी वाला जो भाग है यहाँ पर, तो ये क्षेत्र किसके अधीन था, मोखरी राजवंश। मोखरी राजवंश का शासक था गृह वर्मा। इसके समय अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, और इधर है साथियों असम। ये असम का क्षेत्र है, ये कामरूप नाम से जाना जाता है, कामरूप नाम से। ठीक है, तो ध्यान रखना, कामरूप शासक कहते हैं इसे, है ना। और ये क्षेत्र है बंगाल का, अब भी आप जानते होंगे ममता बनर्जी यहाँ की स्कीम है। तो यह जो क्षेत्र है यहाँ, ये गौड़ प्रदेश, यानी यहाँ पर गौड़ वंश का शासन था। संसाक नामक व्यक्ति यहाँ पर क्या करता था, शासन करता था। ठीक है, और ये जो भाग है मालवा का, मालवा आप अच्छी तरह से जानते हो। ठीक है, तो इस क्षेत्र के अंदर यहाँ पर देवगुप्त राजा था। कौन था, देवगुप्त राजा था। और इधर हम ये जो क्षेत्र देख रहे हैं महाराष्ट्र वाला, कुछ कर्नाटक का भाग है, कुछ इधर है, ठीक है, एमपी वाला है, कुछ ये जो क्षेत्र है यहाँ पर चालुक्य वंश का क्या था साथियों, शासन था। किसका, सॉरी, गुजरात का कुछ क्षेत्र है। तो ये जो चालुक्य भाग है, यानी कि अब मैं कह सकता हूँ चालुक्य वंश का यहाँ पर शासन था। और पुलकेशिन सेकंड यहाँ का क्या था, राजा था। नर्मदा नदी की भी चर्चा मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो एक प्रकार ये मोटी मोटी स्थिति आपने देख ली, और साथ साथ में मैंने आप लोगों को ये बताया कि गुप्त राजवंश के पतन के बाद 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में पुष्यभूति राजवंश का क्या हुआ साथियों, उदय हुआ। और मैंने आपको बताया संस्थापक कौन है, पुष्यभूति। राजधानी कौन सी है, थानेश्वर है। प्रथम शक्तिशाली शासक कौन है, प्रभाकर वर्धन। इस प्रभाकर वर्धन से यहाँ से कहानी शुरू होती है। मैं थोड़ी कहानी आपको बता दूं यहाँ पर, ताकि अगली छोटी सी कक्षा होती है उसमें आप कंठस्थ कर सको। देखिए साथियों, होता क्या है कि आरंभ का यहाँ का सबसे शक्तिशाली, यहाँ जो थानेश्वर की बात कर रहे हैं, यहाँ का शक्तिशाली शासक है इस पुष्यभूति वंश का, वो होता है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के साथियों दो है ना पुत्र होते हैं। और अगर अपन चर्चा करें प्रभाकर वर्धन की, तो एक पुत्री होती है। ठीक है, एक पुत्र का नाम होता है राज्यवर्धन, दूसरे का नाम होता है हर्षवर्धन, और एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है राज्यश्री। आरंभ में क्या होता है कि ये जो प्रभाकर वर्धन है ना साथियों, अगर अपन इसकी चर्चा कर रहे हैं आरंभ में, है ना, थानेश्वर का, तो यहाँ पुष्यभूति वंश की स्थापना पहले से ही कर दी जाती है पुष्यभूति के द्वारा। तो ये यहाँ का सबसे क्या है, शक्तिशाली शासक है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना।
अब होता क्या है, बाद की स्थिति को गौर करना। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद, आरंभिक शासक प्रभाकर वर्धन होता है, उसकी मृत्यु के बाद सबसे बड़ा पुत्र राज्यवर्धन राजा बन जाता है। राज्यवर्धन राजा किसका बनेगा, यानी थानेश्वर का, यानी इस क्षेत्र में राजधानी इसकी यही है, हरियाणा वाला भाग है। और ये राजा बनने के बाद क्या करता है, अपनी बहिन का विवाह कर देता है, किसके साथ, साथियों ध्यान रखना थोड़ा सा, यानी कि इस मोखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा के साथ। यानी कि मैं ये कह रहा हूं, यहाँ का जो शासक है जिसका नाम मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया है, क्या, राज्यवर्धन, क्या नाम है, राज्यवर्धन, ठीक है। और ये राज्यवर्धन क्या करता है, अपनी यानी बहन का विवाह ग्रहवर्मा के साथ कर देता है। अब होता क्या है, मामला ये होता है कि मालवा का एक शासक है जिसका नाम है साथियों देवगुप्त। क्या नाम है, देवगुप्त। तो ये देवगुप्त क्या करता है, ये इस भाग पर अधिकार भी करना चाहता है। और यहाँ इनके बीच में झगड़ा होता है, किसके, ग्रहवर्मा और देवगुप्त के बीच में क्या होता है, झगड़ा होता है। और जैसे ही झगड़ा होता है तो इस झगड़े में ये देवगुप्त क्या कर देता है, ग्रहवर्मा की हत्या कर देता है। क्या कर देता है, ग्रहवर्मा की हत्या कर देता है। इधर राज्यवर्धन की बहन है जिसका नाम क्या है, राज्यश्री है। तो ये राज्यश्री है ना, इसको ये बंदी बना लेता है, कौन, देवगुप्त बंदी बना लेता है, ठीक है, देवगुप्त बंदी बना लेता है। अब उसके बाद कहानी क्या होगी, ये राज्यवर्धन क्या करेगा, अपनी बहन को छुड़वाएगा। और ये मालवा वाला, ये जो है ना कन्नौज वाला क्षेत्र भी छुड़ाएगा, कन्नौज को वापिस। तो ये क्या करता है, युद्ध करने के लिए जाता है, इस देवगुप्त को क्या कर देता है, ये आकर के इस देवगुप्त की हत्या कर देता है। कौन, ये राज्यवर्धन आकर देवगुप्त की हत्या कर देता है, ठीक है। और ये अपनी बहन को छुड़ाने का प्रयास करता है। लेकिन इस बीच क्या होता है कि ये है ना, इस मालवा के शासक का मित्र है, बंगाल का शासक जिसका नाम क्या है, संसाक। ये संसाक क्या करता है, धोखे से इस राज्यवर्धन की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। क्या कर देता है, हत्या कर देता है। और कहते हैं कि यहाँ से राज्यवर्धन की तो हत्या कर दी गई, और यहाँ से राज्यश्री है ना विंध्याचल के पर्वत जंगलों की ओर चली जाती हैं। और फिर इस बात की सूचना कि इधर राज्यवर्धन की हत्या हो गई, ये सूचना पहुंचती है एक व्यक्ति के पास जिसका नाम है साथियों हर्षवर्धन। हम इसी को पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शासक यही है, हर्षवर्धन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सूचना हर्षवर्धन के पास पहुंचती है। तो हर्षवर्धन क्या करता है, यानी युद्ध को बीच में छोड़ करके, वो भी कहीं पर युद्ध कर रहा होता है, तो बीच में छोड़ करके वो जाकर के संसाक को पराजित करता है, संसाक को पराजित करता है। और गौड़ नरेश संसाक को पराजित कर देता है। और उसके बाद अपनी बहन को ढूंढने के लिए चला जाता है, और वो बहन को ढूंढ भी लेता है। तो अपन बात करेंगे इसी राजवंश से। तो आरंभिक स्थिति मैंने यहाँ पर बता दी है। और कामरूप हर्ष का मित्रता, हर्ष के साथ मित्रता रखता है, ठीक है। तो इसी स्थिति में यानी हर्ष क्या करता है, राजा बनता है, चारों तरफ इसके शत्रु होते हैं। तो आरंभिक चीजें मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की, आप शायद इस मैप को एक बार समझ लेना, ताकि अगली कक्षा में आप जब पढ़ो तो आपको बड़ा ही आनंद आ जाए पढ़ने में। और मैं थोड़ी सी चीजें और बता देता हूँ कि इस पूरे के पूरे पुष्टिभूति राजवंश में इन जानकारी के स्रोत क्या है, गौर करना। जानकारी के स्रोत की बात पढ़ रहे हैं कि इस इतिहास की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। तो एक तो जानकारी का स्रोत है बाण भट्ट, ठीक है, हर्ष का दरबारी कवि होता है, आगे अपन बात करेंगे है ना हर्षवर्धन की। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, हर्ष चरित्र है, ठीक है, आरंभ में खुद का भी उल्लेख किया गया है, और हर्ष सम्राट हर्ष का भी उल्लेख है, खुद का भी है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। कादंबरी भी इनकी रचना है। कादंबरी की रचना पूर्ण नहीं हो पाई थी इनसे, लेकिन ध्यान रखना कोई नहीं पूछेगा, पूर्ण नहीं हो पाई थी, इसलिए इसके पुत्र भूषण भट्ट ने इसकी रचना को पूर्ण किया था। चंडी शतक भी इनकी एक रचना मानी जाती है, तो इसको भी ध्यान रखना। और ये तो सब लोग जानते हो, ह्वेनसांग को कौन नहीं जानता, जो कि एक चीनी यात्री है। ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट, हर्ष के समय ये क्या आया था, भारत आया था, हर्ष के समय भारत आया था। और पुस्तक का नाम क्या है, शी की, बार बार पढ़ते हैं, आपको याद भी है। उसके बाद एक चीज ये देख लेना, इसके उपनाम है, यात्रियों का राजकुमार इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार। और नीति का पंडित भी इसे कहते हैं, नीति का पंडित कहते हैं। और वर्तमान में शाक्य मुनि है ना, वर्तमान का शाक्य मुनि, ये ध्यान रखना भी, वर्तमान का शाक्य मुनि भी इसे ही कहा जाता है। तो ये कुछ ऐतिहासिक है ना, मैंने आपको बताया स्रोतों की जानकारी। और एक जानकारी यहाँ से मिलती है साथियों, कहाँ से, पुलकेशिन सेकंड का ऐहोल अभिलेख से, ठीक है, पुलकेशिन सेकंड का ऐहोल अभिलेख है। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, इससे ये जानकारी मिलती है कि पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को हराया था, कब, 634 ईस्वी में हर्षवर्धन को हराया था। और है ना, साथ में मैंने आपको क्या, कल्हण राज्य तरंगिणी, कल्हण है ना जो कि कश्मीर का क्या है ना लेखक है, तो इसकी राज्य तरंगिणी में भी क्या मिलता है साथियों,
यानी कि इसके बारे में जानकारी मिलती है, हर्ष के बारे में और इस वंश के बारे में, कुशीभूति वंश के बारे में। ये जो पुलकेशिन है मैंने आपको बताया, यहाँ पर चालुक्य वंश का पुलकेशिन सेकंड, नर्मदा नदी के किनारे युद्ध होता है 634 ईस्वी का, और ये युद्ध हार जाता है। कौन हार जाता है? हर्ष हार जाता है। तो आरंभिक जानकारियां देने में मैंने थोड़ी सी है ना आप लोगों को ये मैप के माध्यम से और कुछ ये फैक्ट के माध्यम से बताया है। शायद आप लोगों को ये चीजें समझ में आएगी। अगली क्लास इसके पूर्व क्लास के रूप में उपस्थित होगी, तो आप उसको पूरी तरह से समझ जाओगे। इधर वाली कहानी मैंने सारी बताई है, एक बार भी नहीं समझ में आए तो दोबारा आप लोग इस चीज को तुरंत देख सकते हो कि क्या क्या कहाँ पर क्या बताया है। तो साथियों, मैं आशा करूंगा आपको ये कक्षा पसंद आई होगी। अगली कक्षा में जल्द ही लेकर के आने वाला हूँ, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद की सेना।